हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती। ए जैव मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्य मंडल। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल। समताप मंडल में विक्षोभ न होने की वजह से वायुयान उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, इसी परत में 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। ए ज्ञान और धर्म, बी सच्चाई और अहिंसा, सी सच्चाई और उदारता, डी मातृभूमि के प्रति प्यार। तो दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह से दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चाई और अहिंसा। सच्चाई और अहिंसा, अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुंचने और उस पर टिके रहने का एकमात्र उपाय अहिंसा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल संख्या से अनुपात, बी है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, सी किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, डी प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व से इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ये जनसंख्या घनत्व से संबंधित है, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या प्रति इकाई आयतन का माप होता है। ये जीवों पर प्रायः प्रयोग होता है, खासकर मानवों के लिए भूगोल के क्षेत्र में इसे प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, निजी संपत्ति का अधिकार, बी प्रतियोगिता होना, सी सेवा प्रयोजन, डी उपभोक्ता को चुनाव की स्वतंत्रता। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेवा प्रयोजन। प्रतिस्पर्धा लागत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं, विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और रसद सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्राहकों को अधिक शांति प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोआब का क्या मतलब होता है। ए, दो पर्वतों के बीच की भूमि, बी दो झीलों के बीच की भूमि, सी दो नदियों के बीच की भूमि, डी दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो इसमें पूछ रहा है कि दोआब का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, दो नदियों के बीच की भूमि। दोस्तों, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। दो और आब शब्दों से मिलकर बना है, जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, बी अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, सी गंगा नदी का दूसरा स्रोत, डी भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए
और ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। तो दक्षिणी गंगोत्री आपकी अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है, उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए पॉल कैनिंग, बी विलियम हॉकिंस, सी विलियम एडवर्ड, डी रॉल्फ फिच। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? ऑप्शन ए गुजरात और राजस्थान, बी गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डी है गुजरात तथा दमन और दीव। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये तीन राज्य जो हैं आपके, इनमें जो है जल के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर भारत सरकार ने 1969 में जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? ए अपने विवेक से, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सी राज्य सरकार के परामर्श से, डी राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार से परामर्श करके। क्योंकि दोस्तों संघ सरकार के किसी भी काम को राष्ट्रपति केवल राज्य सरकार के परामर्श के बाद ही राज्य सरकार को सौंप सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध से नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में स्थित, बी बौद्ध कला से सुसज्जित है, सी प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीक को दर्शाती है, डी उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीक को दर्शाती हैं। क्योंकि दोस्तों वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीक को दर्शाती हैं। ये महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनी बौद्ध स्मारक गुफाएं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं है, प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीक को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है ए बचपन में, बी युवावस्था में, सी प्रौढ़ावस्था में, डी मृत्यु के बाद। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी मृत्यु के बाद। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के ज़रिए से सामाजिक गुणों को सीखता है और ये प्रक्रिया मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए जनजातीय सदस्यों से संबंधित होना, बी जनजातीय समूह में एकता की भावना, सी सामाजिक समूह की रक्षा करना, डी अंतर्विवाह के नियमों का पालन। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी अंतर्विवाह के नियमों का पालन। दोस्तों टोटम प्रथा किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्यों को किसी जानवर, वृक्ष, पौधों या किसी अन्य आत्मा से संबंध माना जाए। अंतर्विवाह के नियमों का पालन करना इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अंतर्विवाह नियमों का पालन करना टोटम की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनजातियों में दहेज प्रथा पाई, ऑप्शन ए नहीं पाई जाती है, बी सामान्य नहीं है, सी मोल भाव का विषय है, डी है आपका कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। ठीक है। दहेज का अर्थ जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। जनजातियों में दहेज प्रथा, कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी विवेकानंद, सी गोविंदाचार्य, डी कपिल। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत वेदांत की एक शाखा है। ठीक है दोस्तों, और जिसके आदि शंकराचार्य जो थे प्रतिपादक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक विचारधारा आधारित है? ऑप्शन ए महाभारत पर, बी गीता पर, सी रामायण पर, डी वेदों पर। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी वेदों पर। वैदिक काल के दौरान ब्राह्मणवाद वैदिक धर्म से विकसित हुआ, जो कुरु पांचाल क्षेत्र की विचारधारा के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों ये वैदिक विचारधारा वेदों पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ऑप्शन ए है पलासी का युद्ध, 1757 का पलासी युद्ध, बी 1760 बांडीवाश युद्ध, सी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, डी 1764 बक्सर का युद्ध। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए पलासी का युद्ध। अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में पलासी के युद्ध में हराया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पलासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हुआ। ठीक है, और आपका जो बांडीवाश का युद्ध है ये 1960 में सर आयरकूट अंग्रेज़ और काउंट डी लिली यानी फ्रांस के नेतृत्व में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और बक्सर की जो लड़ाई है आपकी, बक्सर की लड़ाई 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय मीर कासिम शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए पलासी का युद्ध है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये क्या है? ऑप्शन ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जैन धर्म में त्रिरत्न से संबंधित है। जैन धर्म की स्थापना दोस्तों महावीर स्वामी ने की थी। इस धर्म के 3 रत्न सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 9 द्वीप, बी 19 द्वीप, सी 204 द्वीप, डी 300 द्वीप। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 19 द्वीप हैं, जहां ये 19 द्वीपों के मध्य स्थित है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है? यानी जो सबसे बड़ा देश है और उससे वो मेल खाता है। ऑप्शन ए है एशिया इंडिया, बी अफ्रीका कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, सी उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील।
इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ब्राज़ील उसका देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र है कनाडा, और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र है ब्राज़ील। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से एक नहीं है? ऑप्शन ए बाणासुर, बी छैल, सी रानीखेत, डी नैनीताल। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए बाणासुर। बाणासुर जो है वो केरल में स्थित है दोस्तों। छैल, रानीखेत और नैनीताल ये रिसॉर्ट हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते? ऑप्शन ए पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि युग्मों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है, इसमें एक ऐसा है, तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय के साथ समय का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक जो हैं वो स्टीफन हॉकिंस हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, तो ये गलत है। बाकी पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी कबीरदास। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। कालिदास की रचनाएं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय, मालविका मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है? ठीक है, एक तरफ बैंक की टैगलाइन है और उसका दूसरी तरफ बैंक और उसकी टैगलाइन है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, इसका टैगलाइन है ए बैंकर टू एवरी इंडियन। पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। दोस्तों इसमें जो मिलान नहीं है वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, तो ये इसमें गलत है, बढ़ती का नाम जिंदगी ये नहीं है, इसका है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी के आर बी राव, सी आर सी देसाई, डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। दादा भाई नौरोजी, बी के आर वी राव और सी आर देसाई ने राष्ट्रीय आय की गणना ब्रिटिश शासन के दौरान की थी। पीसी महालनोबिस का संबंध प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सी रूस में समाजवादी क्रांति, डी अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति।
भारतीय संविधान का ब्रिटिश स्रोत विधि का शासन है, ठीक है। भारतीय संविधान का रूसी स्रोत जो है वो मूल कर्तव्य है, और भारतीय संविधान का अमेरिकी स्रोत मूल अधिकार है। तो यहाँ से विधि का शासन लिया गया है, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। तो औद्योगिक क्रांति जो है उसका भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायत राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? ऑप्शन ए भारत के ऑप्शन ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, बी 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, सी 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, डी 1989 का 61वां अधिनियम। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 555, बी 250, सी 552, डी 600। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, 552। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्यता जो है सदस्य संख्या 552 है, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में 545 यानी कि 543 निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 यानी 333 निर्वाचित हैं और 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्य हैं, ठीक है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तिब्बत में कौन सी नदी को सांगपो नदी कहा जाता है? ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी नर्मदा नदी। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के पास से होती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सांगपो नदी तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नाम से जाना जाता है, इसके अलावा इनमें से एक नहीं है। तो ऑप्शन ए है चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त के प्रमुख सलाहकार चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता था, जबकि समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पाली में बौद्ध धर्म को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक से नहीं है? ऑप्शन ए अभिधम्य पिटक, बी सुत्त पिटक, डी उपसाक पिटक, डी विनय पिटक। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी उपसाक पिटक। उपसाक पिटक के अलावा अभिधम्य, सुत्त और विनय पिटक ये बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक, डी गुरु गोविंद सिंह। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है
सिख गुरु जो आखिरी गुरु थे या 10वें गुरु थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव थे। ठीक है, ये अंगद देव आपके दूसरे गुरु थे, जबकि गुरु नानक देव ये सिखों के प्रथम गुरु, सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें और आखिरी गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 48, डी 6। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। पूरे विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। हर एक समय क्षेत्र का मान 15 डिग्री या 1 घंटा होता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक समय क्षेत्र बदलने पर समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, बी शिशिर कुमार घोष, सी आनंद मोहन बोस, सी बी के चिपलंकर। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ टैगोर ने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना था तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों और वर्गों का एकीकरण करना था। दोस्तों, अपने जन्मकाल से ही इस एसोसिएशन ने देश के सामने उपस्थित राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीय जनमत को संगठित करने का तथा अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, और ये एसोसिएशन वास्तव में नरम दल वालों का संगठन बना रहा। आज भी इसका यही रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, बी कपड़ा क्षेत्र सुधार, सी शेयर बाजार सुधार, डी न्यायिक विलंब। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने 2000 में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए जस्टिस मलिमत समिति का गठन किया था। मलिमत समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपराध की जांच और सज़ा पर सिफारिशें की। उस समय तो सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, पर अब सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर दोबारा गौर किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी एक मुख्य सिफारिश थी कि एक पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए बयान को अदालत में सबूत के रूप में मान्य किया जाए। इसकी अन्य सिफारिशें थीं गलत एफआईआर के लिए कठोर दंड, एक राष्ट्रीय न्याय आयोग का गठन, न्यायाधीशों के महाभियोग को कम मुश्किल बनाने के लिए अनुच्छेद 124 में संशोधन। तो आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से मलिमत समिति संबंधित थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन से वेद के 10 मंडलों में विभाजित 1028 विचारों का संग्रह है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। 1028 कथाओं का इसमें संग्रह है। ये 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। हिंदू धर्म में वेदों का स्थान सर्वोच्च है। दोस्तों, वेद हमारे धर्म के पवित्र साहित्य हैं तथा वेद विश्व के सबसे पुराने साहित्य भी हैं। और वेदों की रचना ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने की थी। इन्हें आज वेद व्यास भी कहा जाता है।
वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में जो है आपका ये यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। सामवेद में साम का अर्थ संगीत होता है। इस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय प्रस्तुति है, ठीक है। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं तथा 370 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। तो 10 मंडलों में विभाजित जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉर्ज जूल, डी ए.बी. अलेक्जेंडर। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय इस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान का पता चला था। दोस्तों 1930 के दशक में इस स्थल पर सर जॉन मार्शल, डी के दीक्षित और अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में खुदाई की गई, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों ये थी है यहाँ पे ऑप्शन ए अवंती, बी मगध, सी बज्जी, डी पंचाल। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है वैशाली है बज्जी की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी राज्य बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। दोस्तों इसमें बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर ज़िले शामिल थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी पांड्या, डी सातवाहन। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी सातवाहन। गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश के राजा थे। दोस्तों गौतम पुत्र शतकर्णी को सातवाहन वंश ही नहीं भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। गौतमी पुत्र का अधिकार संपूर्ण प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर था। कहा जाता है कि उनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। सातवाहन वंश की राजधानी महाराष्ट्र में थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1512, बी 1001, सी 1758, डी 1205। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 1001। राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध वर्ष 1001 में लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें राजा जयपाल ने युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था। राजा जयपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे। उनकी राजधानी उधमपुर वर्तमान अफगानिस्तान में थी, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? ए शेर शाह सूरी, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। आज इस सड़क का आधुनिक नाम NH2 है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जापनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा गया है किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी जापनाह। दिल्ली का चौथा स्तंभ जिस नगर को कहा गया वो जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसके शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी।
तुगलक ने मंगोलों की चुनौती से निपटने के लिए मोर्चेबंदी से युक्त शहर जहां पनाह यानी पारसी में इसका अर्थ होता है विश्व का आश्रय स्थल का निर्माण कराया था। जहां पनाह का दूसरा नाम विजय मंडल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? ऑप्शन ए 1556, बी 1561, सी 1536, डी 1555। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतीय शासक हेमचंद्र हेमू और विक्रमादित्य और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान और खान जमान ने किया था दोस्तों, जिसमें मुगलों की निर्णायक जीत हुई थी। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1956 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक था? ऑप्शन ए खुसरो, बी अब्दुल लतीफ़, सी दिलशाद, डी बैरम खान। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था। बैरम खान मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख भी था। दोस्तों, हुमायूं ने ही बैरम खान को खाने खान की उपाधि भी दी थी। अकबर ने अपना शासन 13 साल की उम्र में शुरू किया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1605, बी 1857, डी 1600 ईस्वी, सी 1600 ईस्वी, डी 1575 ईस्वी। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 1600। रानी एलिजाबेथ से अधिकार पत्र यानी रॉयल चार्टर प्राप्त करने के बाद 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। जहांगीर से फरमान पारित करवाने के बाद कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी ने 1757 से 1857 तक भारत पर शासन किया। कंपनी का गठन अकबर के शासनकाल में हुआ, लेकिन आगमन जो है वो जहांगीर के समय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए हल्दी घाटी, बी प्लासी, सी पानीपत, डी बक्सर। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लासी के युद्ध से मीर जाफ़र संबंधित है। मीर जाफ़र दोस्तों 1757 में प्लासी के युद्ध से संबंधित है। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के पूर्व नवाब सिराजुद्दौला और उनकी सेना को पराजित कर दिया और सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक है, और अगला प्रश्न है, जनजातियों में दहेज प्रथा पाई, तो इसमें ऑप्शन ए है नहीं पाई जाती है, बी सामान्य नहीं है, सी मोल भाव का विषय है, डी कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। दोस्तों, ये पीछे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है कि जनजातियों में जो दहेज प्रथा है वो कुछ जनजातियों में सुस्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए गोवा, बी मुंबई, सी सूरत मैसूर, डी कोलकाता। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो मुंबई में स्थापित हुई थी। ठीक है, इस मिल की स्थापना 1854 में काव सजी नाना भाई द्वारा की गई थी। ये भारत की आधुनिक सूती कपड़ा मिल थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी और ब्रह्मा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। 1828 में ब्रह्मा समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। सन 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की जो सन 1828 में ब्रह्मा समाज के नाम से जानी गई।
ठीक है दोस्तों, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से उसे किया गया था, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमने आपके लिए कुछ करंट के प्रश्न लेकर आए हैं। तो किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, बी बिहार। तो साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, बी जनरल मुकुंद नरवणे, सी जनरल दीपक कपूर, डी जनरल विक्रम सिंह। तो थल सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष हैं आपके ऑप्शन बी जनरल मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर, डी अयोध्या। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। तिरंगा बर्फी को वाराणसी की बर्फी है, इसको जो है जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का स्थान कौन सा शहर है? ए लखनऊ, बी वृंदावन, सी गुड़गांव, डी फरीदाबाद। इसमें राइट आंसर है बी वृंदावन। भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल की स्थापना हुई है वृंदावन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, बी पोखरण, सी जोधपुर, डी अजमेर। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी पोखरण। गगन शक्ति 2024 अभ्यास पोखरण में किया गया है और ये वायुसेना द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीबू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और श्रीलंका, डी स्पेन और फ्रांस। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। कच्चा तीबू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।